Hello guys, welcome back to the channel. So today we will discuss our next antibiotic drug that is tetracycline. तो हम लोगों ने अभी तक काफ़ी एंटीबायोटिक डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियोस के अंदर, प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट एंटीबायोटिक जो है टेट्रासाइक्लिन। अब टेट्रा का मीनिंग होता है 4 और साइक्लिन का मतलब होता है रिंग। तो ये टेट्रासाइक्लिन है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर 4 साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के पास। तो टेट्रासाइक्लिन आर द एंटीबायोटिक हैविंग अ न्यूक्लियस ऑफ 4 साइक्लिंग रिंग। जो इसका न्यूक्लियस होता है टेट्रासाइक्लिन का, उस न्यूक्लियस के अंदर 4 साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है, उसी के बेसिस पे इसका नाम टेट्रासाइक्लिन पड़ा है। अब बात कर रहे हैं इसके स्पेक्ट्रम की और स्टैटिक की। तो टेट्रासाइक्लिन आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। टेट्रासाइक्लिन जो हमारा ड्रग है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग की कैटेगरी के अंदर आता है। और इसके नेचर की बात करें तो बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर है। बैक्टीरियोस्टैटिक का मीनिंग होता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है ना। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब जो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया सबकी ग्रोथ को इनहिबिट करता, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी। अब बात करें इसके क्लासिफिकेशन ऑफ द टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे जो ये ड्रग है उसको क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेसिस पे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं टेट्रासाइक्लिन का। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेसिस पे हम लोगों ने 3 कैटेगरी के अंदर इस ड्रग को डिवाइड किया है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। अब बात कर रहे हैं शॉर्ट एक्टिंग की। तो शॉर्ट एक्टिंग के अंदर अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें टेट्रासाइक्लिन की, तो 2 एग्जाम्पल आते हैं टेट्रासाइक्लिन के। तो जिसके अंदर जो सबसे पहला तो यही हो जाएगा, एक तो टेट्रासाइक्लिन और जो दूसरा इसका एग्जांपल है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ठीक है ना। और अगर इनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें, जो ये जो ड्रग है शॉर्ट एक्टिंग, इनकी जो टी ऑफ होती है, ठीक है ना, टी ऑफ की बात करें वो होती है 6 से 8 घंटे, 6 to 8 आवर। अब टी ऑफ होता क्या है, तुम जब भी कोई पेशेंट ड्रग को कंज्यूम करता, कंज्यूम करने के बाद जो ड्रग है उसका अमाउंट अपनी बॉडी में रिड्यूस होकर हाफ हो जाता है, आधा ड्रग एब्जॉर्ब हो जाता है और आधा अपनी बॉडी के अंदर बचता है, उसी को बोलते हैं टी ऑफ। तो आधा ड्रग का एब्जॉर्प्शन 6 से 8 घंटे के अंदर हो जाता, तो इसको हम लोग रखते हैं शॉर्ट एक्टिंग के अंदर। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट के अंदर एक एग्जांपल है डेमक्लोसाइक्लिन, ठीक है ना। तो डेमक्लोसाइक्लिन ये एग्जांपल है इंटरमीडिएट का। अगर इसके टी ऑफ की बात करें तो टी ऑफ इसकी है 12 घंटे, 12 आवर्स है इसकी टी ऑफ। अब सब फिर बात कर रहे हैं हम लोग लॉन्ग एक्टिंग की। तो लॉन्ग एक्टिंग के अंदर 2 एग्जांपल आते हैं, एक तो आता है डॉक्सीसाइक्लिन, दूसरा आता है मीनोसाइक्लिन। ये दोनों एग्जांपल है वो लॉन्ग एक्टिंग के अंदर आते हैं। अगर इनकी टी ऑफ की बात करें तो इनकी टी ऑफ होती है 16 से 20 घंटे। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक। अब बात कर रहे हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। अब जो टेट्रासाइक्लिन ड्रग है इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता, कैसे अपनी बॉडी के अंदर वर्क करता, क्या मैकेनिज्म होता, उसकी हम लोग अभी बात करेंगे। तो मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो जितने भी टेट्रासाइक्लिन के अंदर जितने भी ड्रग आते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह, मीनोसाइक्लिन, जितने भी ड्रग है वो सब बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर है, ठीक। बैक्टीरियोस्टैटिक का मीनिंग होता है कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको प्रिवेंट करना, उसको इनहिबिट करना, सप्रेस करना। और बैक्टीरियोसेडल होते हैं वो डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो जी ये जितने भी ड्रग है टेट्रासाइक्लिन वो सब बैक्टीरियोस्टैटिक है। अब इनके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो दे एक्ट बाय इंटरफेयरिंग विथ प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू 30S राइबोसोम। अब इनके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है उसको इंटरफेयर कर रहे हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है उसको अल्टर कर रहे हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दे एक्ट बाय इंटरफेयरिंग विद द प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू 30S राइबोसोम। अब जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम के अंदर 2 यूनिट होती है, एक तो 30S यूनिट होती है, दूसरी होती है 50S। तो जो टेट्रासाइक्लिन ड्रग है वो एक्ट कर रहे हैं 30S यूनिट पे। 30S जो सब यूनिट होती है राइबोसोम पे, उस पे जाके बाइंड करें, उसके बाद ही अपना एक्शन शो करेंगे। और जो राइबोसोम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता, राइबोसोम जो मेनली जो प्रोटीन का प्रोडक्शन होता, प्रोटीन का सिंथेसिस होता, वो राइबोसोम ही करता है। चाहे ह्यूमन हो चाहे कोई अदर ऑर्गेनिज्म हो, सबको नीड होती है प्रोटीन की अपनी बॉडी की ग्रोथ कराने के लिए, बॉडी का डेवलपमेंट कराने के लिए, एनवायरनमेंट में सर्वाइव कराने के लिए। वैसे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन सबको भी प्रोटीन की नीड होती है। तो प्रोटीन की जो नीड कंप्लीट है वो करते हैं राइबोसोम।
तो राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस कराना, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, फिर उसके बाद बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ करता है, रेप्लिकेशन करता है, ट्रांसलेशन करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है और अपनी लाइफ को सर्वाइव करता रहता है कंटिन्यूअसली। तो इसलिए प्रोटीन की नीड है बैक्टीरिया को। जब हम लोग प्रोटीन बनने की प्रोसेस को स्टॉप कर दें तो बैक्टीरिया की जो नीड है, जैसे रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, डीएनए आरएनए बन नहीं पाएंगे। जब डीएनए आरएनए के प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा उसके बाद जो बैक्टीरिया उसकी जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। तो हम वो अब बात करेंगे कैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट होती है, उसका मोड ऑफ एक्शन हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में, ठीक है ना। तो जो कोई भी बैक्टीरिया हो गया, ठीक है ना, इसके अंदर ये 50S यूनिट है, ये एक 30S यूनिट है, ठीक है ना। तो इस जो ये 30S यूनिट है इसके अंदर दो साइड होती हैं, एक तो होती है ए साइड, दूसरी होती है पी साइड। ये दो साइड होती हैं, ए साइड और पी साइड। अब जो ये ए साइड होती है, ए साइड होती है यहाँ पे टीआरएनए होते हैं, वो आके अटैच होते हैं और अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन यहीं पे होता है ए साइड पे। और जो पी साइड होती है यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है पी साइड पे, ठीक है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है पी साइड पे। और अमीनो एसिड का फॉर्मेशन टीआरएनए अमीनो एसिड होते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है वो होता है ए साइड पे। फिर इन दोनों के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो अब होता क्या है, सबसे पहले कोई भी इंडिविजुअल है तो उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया तो उस इंडिविजुअल को हम लोगों ने टेट्रासाइक्लिन दी है। तो टेट्रासाइक्लिन दी है वो सबसे पहले जाएगी बैक्टीरिया की सेल की, जो ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेगा। एंटर करने का दो प्रोसेस है, एक तो एक्टिव प्रोसेस से भी करता है, पैसिव से भी करता है। एक्टिव प्रोसेस वो होता है जिसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है, एनर्जी खर्च होती है। और पैसिव प्रोसेस वो होती है जो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाए अपना ड्रग टेट्रासाइक्लिन। तो जो टेट्रासाइक्लिन जो एंटर करता है बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, वो एक्टिव और पैसिव दोनों प्रोसेस से करता है। जब ये टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेगा तो एंटर करने के बाद राइबोसोम के अंदर दो यूनिट है, एक तो ये 50S यूनिट हो गई और दूसरी हो गई 30S यूनिट। तो जो अपना ड्रग है वो बाइंड करेगा जाके 30S यूनिट। तो वो अपना ड्रग पहुंचने के बाद राइबोसोम में गया, राइबोसोम की 30S यूनिट पे आगे बाइंड करेगा। अब राइबोसोम के अंदर जो 30S उसके अंदर दो साइड प्रेजेंट है, एक तो ए साइड प्रेजेंट है और दूसरी पी साइड प्रेजेंट है। तो जो अपना जो ड्रग है वो ब्लॉक कर देगा जाके ए साइड को, जो अपनी ए साइड है, ए साइड पे जाके ये अटैच हो जाएगा। जब टेट्रासाइक्लिन ए साइड पे जाके अटैच हो जाएगा उसके बाद अब ए साइड पे फॉर्मेशन किसका हो रहा था, अमीनो एसिड टीआरएनए का। अमीनो एसिड टीआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा था ए साइड पे। जब टेट्रासाइक्लिन जाके इस पे बाइंड कर जाएगा, इसको ब्लॉक कर देगा, तो जो अमीनो एसिड टीआरएनए इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। जब फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसके बाद अमीनो एसिड और जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही थी पी साइड पे, इन दोनों के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा नहीं, तो प्रोटीन का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस अल्टर हो जाएगी और बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग ये जो फ्लो चार्ट है उसके थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले होगा क्या, टेट्रासाइक्लिन अपने जो बैक्टीरिया सेल है उसके अंदर एंटर किया, एक्टिव या फिर पैसिव प्रोसेस है। एक्टिव और पैसिव प्रोसेस से एंटर करने के बाद 30S जो राइबोसोम है उससे बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद उस पर दो साइड है, एक तो ए साइड है और दूसरी पी साइड है। तो ए साइड पे फॉर्मेशन होता अमीनो एसिड टीआरएनए का, तो अमीनो एसिड टीआरएनए का ए साइड पे फॉर्मेशन होता, तो अपना टेट्रासाइक्लिन जाके इसको इस साइड पे जाके बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद जो इसका जो नॉर्मल फंक्शन था, ये जो अमीनो एसिड टीआरएनए का फॉर्मेशन, ये जो फंक्शन है ये इनहिबिट हो जाएगा। जब ये फंक्शन इनहिबिट हो जाएगा तो जो आगे की प्रोटीन बनने की प्रोसेस है वो भी स्टॉप हो जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस अल्टर हो जाएगी और बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। ये अपना मोड ऑफ एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट इज फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ टेट्रासाइक्लिन। अब टेट्रासाइक्लिन की फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो मेनली जो इसका प्राइमरी रूट है वो ओरल रूट है। तो जो ये जो ड्रग है टेट्रासाइक्लिन, इसको मेनली हम लोग ओरल रूट से देते हैं, लेकिन जो इसके कुछ ड्रग है वो हम लोग आईवी रूट से भी देते हैं, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन हो गया और टेगीसाइक्लिन हो गया। ये दोनों जो ड्रग है वो हम लोग आईवी रूट से देते हैं। बाकी जो इसके अदर ड्रग है वो मेनली हम लोग उन ड्रग को देने के लिए हम लोग ओरल रूट को ही प्रेफर करते हैं। अब बात कर रहे हैं बायोबिलिटी की। तो बायोबिलिटी का मीनिंग क्या होता कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग अपना सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है। जैसे कोई तुमने ड्रग दिया पेशेंट को, तो पेशेंट को ड्रग देते हैं, जैसे ओरल रूट से दे रहे हैं हम लोग टेट्रासाइक्लिन, तो ओरल रूट से दिया, ओरल रूट से देते हैं तो ड्रग देते हैं, वो स्टोमक में जाता है, स्टोमक में जाने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता।
तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद कितना परसेंट हमारा ब्लड सर्कुलेशन में ड्रग पहुंच रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी। तो टेट्रासाइक्लिन की बात करें तो टेट्रासाइक्लिन की बायोअवेलेबिलिटी है 60 से 70%, ठीक है ना। तो 60 से 70% ही ड्रग है ये टेट्रासाइक्लिन, वो एब्जॉर्ब होता है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। और डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन की बात करें तो इनकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो 90 से 100% है। तो 90 से 100% क्यों है, क्योंकि ये दोनों ड्रग हैं वो हम लोग देते हैं आईवी रूट से। तो सब जो अगर रूट की बात करें तो जैसे ओरल रूट हो गया और ओरल हो गया, आईएम हो गया और आईवी हो गया। तो जो बायोअवेलेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा बायोअवेलेबिलिटी हम लोग को देखने को मिलती है आईवी रूट के अंदर। तो डॉक्सीसाइक्लिन और जो मिनोसाइक्लिन ये दोनों ड्रग है वो हम लोग आईवी रूट से देते हैं, तो इसीलिए इनकी जो बायोअवेलेबिलिटी है सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, 90 से 100% तक इनकी बायोअवेलेबिलिटी है। अब बात करें मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग, तो ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो मेटाबॉलिज्म मेनली जो जितने भी ड्रग है सब ड्रग का मेटाबॉलिज्म मेनली लीवर के अंदर ही होता है। तो टेट्रासाइक्लिन की मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म इसका लीवर के अंदर देखने को मिलता है। एक्सक्रीशन की बात करें वो होता है बाय किडनी थ्रू किडनी, ठीक है ना। ये होगी हम लोग की फार्माकोकाइनेटिक्स। फिर बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम की बात करें तो जो अपना टेट्रासाइक्लिन है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैटेगरी के अंदर आता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एटिपिकल बैक्टीरिया, एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया, सब बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये प्रिवेंट करता है, इनहिबिट करता है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो स्पेक्ट्रम ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सब पे एक्ट करेगा। तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर हम लोग देखते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया पे अपना ये जो टेट्रासाइक्लिन है वो एक्ट करता है। तो स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस ये दोनों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। जितने भी कोकाई वाले बैक्टीरिया हैं जिनके लास्ट में कोकाई आता, कोकस आता, वो सब वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते। तो स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस है, इन पे एक्ट करता है अपना टेट्रासाइक्लिन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इकोलाई हो गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, तो इन पे एक्ट करता। एटिपिकल के अंदर देखें तो एटिपिकल के अंदर आता माइकोप्लाज्मा जो टीबी कॉज करता, क्लेमाइडिया, रिकेट्सिया, बोरेला, ये सब एटिपिकल के अंदर आता है, इन पे एक्ट करता टेट्रासाइक्लिन। और अदर के अंदर बात करें तो एक्ने कॉज करने वाले जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एक्ने वल्गैरिस की कंडीशन कॉज करते हैं वो बैक्टीरिया, उन पे एच पाइलोरी हम लोग ये जो एच पाइलोरी है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया वो मेनली पेप्टिक अल्सर कॉज करता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग टेट्रासाइक्लिन का यूज करते हैं। तो ये इसके स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी की बात हो गई। अब हम लोग बात करें प्रिकॉशन, मतलब ये ड्रग देते टाइम पे हम लोग किस किस कंडीशन का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन में हम लोग को इस ड्रग को नहीं देना है, कहाँ पे हम लोग को इसका ध्यान रखना। तो एक तो प्रेगनेंसी कंडीशन हो गई, लैक्टेशन हो गया और बच्चों हो गया। इन प्रेगनेंसी में, लैक्टेटिंग मदर में और चाइल्ड में, इन तीनों कंडीशन में हम लोग टेट्रासाइक्लिन को नहीं देते। अगर देते तो उसके अलग अलग साइड इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलते। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये तीन कंडीशन, एक तो प्रेगनेंसी हो गई, लैक्टेशन हो गया और बच्चों में, चिल्ड्रंस में नहीं देते हैं। अब अवॉइड कहाँ करते हैं, अगर पेशेंट किडनी फेल है, रीनल फेल्योर का है, एकेआई का है, या फिर हेपेटिक इनसफिशियंटी है, मतलब जो उसका लीवर है वो डैमेज है, तो लीवर डैमेज हो या फिर किडनी फेल्योर हो, इन कंडीशन में हम लोग टेट्रासाइक्लिन को नहीं देते हैं। तो अब देते किस किस कंडीशन में, इंडिकेशन ऑफ द टेट्रासाइक्लिन, कौन कौन सी कंडीशन हम लोग टेट्रासाइक्लिन ड्रग को देते हैं। तो एक्ने वल्गैरिस की कंडीशन हो जाए, ठीक है ना, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग देते हैं टेट्रासाइक्लिन। आरटीआई हो जाए, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो आरटीआई को ट्रीट करने के लिए देते हैं। लिम्ब डिसीज हो जाए, बोरेला, ये जो बोरेला जी बैक्टीरिया है वो बोरेला बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है लिम्ब डिसीज के लिए, तो लिम्ब डिसीज को ट्रीट करने के लिए देते हैं। क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, जो क्लेमाइडिया बैक्टीरिया है, क्लेमाइडिया कॉज करता है क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, तो क्लेमाइडियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। मलेरिया प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है प्रिवेंशन फ्रॉम द डिजीज, तो मलेरिया से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग टेट्रासाइक्लिन का यूज करते हैं। और लास्ट में एमआरएसए इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने के लिए हम लोग टेट्रासाइक्लिन का यूज करते हैं। तो ये कुछ कंडीशन होती है, इन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग टेट्रासाइक्लिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन जब भी हम लोग किसी पेशेंट को देते हैं तो उसके अंदर क्या क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो नोजिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, वॉमिटिंग देखने को मिल सकता है, और परमानेंट डिकलरेशन ऑफ द टीथ, ये बच्चों के अंदर देखने को मिलेगा। जो बच्चों के दांत है वो पीले कलर के पड़ जाएंगे, तो परमानेंट डिकलरेशन हो जाएगा टीथ का बच्चों के अंदर। नेफ्रोटॉक्सिटी की कंडीशन भी हम लोग को देखने को मिल सकती है। नेफ्रोटॉक्सिटी का मीनिंग होता है जब जो ड्रग की टॉक्सिटी बढ़ जाएगी
तो वो अपने जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, डैमेज करेंगे, जिसकी वजह से जो किडनी का नॉर्मल फंक्शन है वो भी अल्टर्ड हो जाएगा और किडनी फेल होने के चांस भी बढ़ सकते हैं। और वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी भी हम लोग को देखने की मिलती है। अब बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की, टेट्रासाइक्लिन के अंदर रेजिस्टेंस कैसे डेवलप हो जाता, तो ये 3 पॉइंट है। सबसे पहले तो इफ्लक्स पंप दैट रिड्यूस इंट्रासेलुलर ड्रग कंसंट्रेशन। अब अपनी बॉडी के अंदर जो ये बैक्टीरियल सेल है, ये सेल मान के चलो, ठीक है ना, तो ये सेल है अपनी, ठीक है ना, तो सेल की जो सरफेस उस पर 2 पंप प्रेजेंट होते हैं, एक तो इनफ्लक्स और इफ्लक्स। जो इनफ्लक्स पंप होते हैं उनका काम होता ड्रग को एक्स्ट्रा सेलुलर से स्पेस से इंट्रा सेलुलर स्पेस में लेके जाना, ये तो इनफ्लक्स का काम हो गया, ठीक है ना। अब और जो इफ्लक्स पंप होते हैं, इफ्लक्स पंप का वर्क होता इंट्रा सेलुलर स्पेस से ड्रग को एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में लेके जाना। तो जो इफ्लक्स पंप है वो इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर लेके जा रहे, तो इंट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा तो ड्रग अपने इफेक्ट प्रॉपर शो नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट। नेक्स्ट, राइबोसोमल प्रोटेक्शन प्रोटीन। अब राइबोसोम को प्रोटेक्ट करने वाली प्रोटीन अगर प्रेजेंट है, अगर बॉडी में डेवलप्ड हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी रेजिस्टेंस डेवलप्ड हो जाता। अब जो बैक्टीरिया है तो उसके अंदर 2 यूनिट होती है राइबोसोम के अंदर, एक तो 30S यूनिट होती है, एक तो 50S यूनिट है। तो 30S यूनिट के ऊपर 2 साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, एक तो ए साइड होती है, एक तो ए साइड होती है 30S के अंदर, एक पी साइड होती है। जो टेट्रासाइक्लिन ड्रग है वो ए साइड पे आके एक्ट करता है, राइबोसोम की ए साइड पे आके एक्ट करता है। उसके बाद जो प्रोटीन का मैकेनिज्म होता, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है, वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर राइबोसोम को प्रोटेक्ट करने वाली प्रोटीन अगर डेवलप्ड हो जाए तो जो अपना टेट्रासाइक्लिन है वो राइबोसोम पे जाके अटैक ही नहीं कर पाएगा, अपना इफेक्ट ही शो नहीं कर पाएगा। तो अगर कोई प्रोटीन है, आप प्रोटीन इसको प्रोटेक्ट कर रही है राइबोसोम को अगर कोई एक लेयर बना ली जिससे प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो जो अपना टेट्रासाइक्लिन है वो डायरेक्ट जाके 30S पे एक्ट ही नहीं करेगा। जब एक्ट नहीं करेगा तो अपना इफेक्ट प्रॉपर शो नहीं कर पाएगा और रेजिस्टेंस डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग। एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग का मीनिंग क्या है? कुछ बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम डेवलप्ड हो जाएंगे जो अपना जो ड्रग है टेट्रासाइक्लिन को ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है ना। जब टेट्रासाइक्लिन का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो वो अपना इफेक्ट प्रॉपर शो नहीं कर पाएगा, और जो उसका जो वर्क है टेट्रासाइक्लिन का वर्क है बैक्टीरियोस्टेटिक इन नेचर है, बैक्टीरिया को जाके मतलब उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो जब टेट्रासाइक्लिन ब्रेक डाउन हो जाएगा तो वो जो उसका बैक्टीरियोस्टेटिक नेचर है वो शो नहीं होगा, और जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो भी स्टॉप नहीं कर पाएगा। जब प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस बैक्टीरिया के अंदर स्टॉप नहीं होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ परमानेंट चलती रहेगी और टेट्रासाइक्लिन अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। तो ये 2-3 कंडीशन थी, इन कंडीशन के अंदर टेट्रासाइक्लिन के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप्ड हो जाता है। तो जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जो ड्रग है वो हम लोग का इस लेक्चर में कंप्लीट हो गया, और ऑलमोस्ट हम लोग की एंटीबायोटिक जितने भी ड्रग थे वो ऑलमोस्ट अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। और इस जो लेक्चर है इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने ड्रग और फार्माकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।